Friends, next topic in our chapter is heating effect of electric current. तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है द मेन सोर्स ऑफ पावर सप्लाई या फिर मेन सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है हमारा सेल, या फिर हम कह सकते हैं जो बैटरी होती है वही हमारा क्या होती है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स जो सेल होता है या फिर जो बैटरी होती है वो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करता है। करंट को मेंटेन कैसे रखता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के अक्रॉस मेंटेन रखता है और चार्ज पार्टिकल को फ्लो कराता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो कि मान लीजिए हम एक फैन लेके चल रहे हैं। तो जो ये हमारे पास सेल होगा वो क्या करता है, करंट सेल के कारण मान लीजिए सेल से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये होगा क्या कि जब इस फैन में से करंट फ्लो होगा तो करंट क्या, ये फैन क्या होने लग जाएगा, रोटेट होने लग जाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इस फैन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लग रही है, उसको क्या कराने लग रहा है, रोटेट कराने लग रहा है। और आपने स्टूडेंट देखा होगा कि जब फैन कुछ देर तक वर्क करता रहता है तो वो कुछ टाइम के बाद हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं वो हीट प्रोड्यूस्ड जो करते हैं वो किस कारण करते हैं, उस फैन का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, किसी ना किसी कंडक्टिंग वायर का बना होगा, उसमें कुछ वायर्स होती हैं जिसको वाउंड करके यूज़ किया जाता है। तो उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण वो जो हमारा फैन होता है हीट अप होने लग जाता है। तो स्टूडेंट्स यही जो हीटिंग इफेक्ट हमें मिल रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस वीडियो में हमें इसी के बारे में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि हमें कोई भी वायर हीट प्रोड्यूस क्यों करता है, जब किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार कोलिजन करते रहते हैं पॉजिटिव आयन के साथ, जिसके कारण वो अपनी एनर्जी उन पॉजिटिव आयन को दे देते हैं और वो पॉजिटिव आयन तेजी से वाइब्रेट होने लग जाते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो होता है रीजन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का। तो स्टूडेंट यही जो इफेक्ट है इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है, जो कि फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो स्टूडेंट्स जो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है स्पेशली किसी रजिस्टर के कारण हीट में जो एनर्जी, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है या फिर जो वेस्ट हो रही है, स्पेशली उस एनर्जी को क्या करता है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि उस सर्किट में जो हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है, जितनी भी एनर्जी कोई सेल प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या फिर हीट की फॉर्म में डिसिपेट होने लग रही है। तो उस सर्किट को हम बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो स्टूडेंट मान लीजिए कोई भी एक रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया। V क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से I करंट फ्लो हुआ। और मान लीजिए ये I करंट इस रजिस्टर में से T टाइम के लिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ क्या कहता है, जो हीट इस रजिस्टर में डेवलप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। यानी अगर करंट 2 गुना मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हीट वहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगी, 4 गुना, यानी स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड अदर स्टेटमेंट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, या फिर कह सकते हैं हीट डिसिपेट इन द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कितने टाइम के लिए उस रजिस्टर में से हीट फ्लो हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये देखा होगा कि जितना ज़्यादा टाइम, मान लीजिए कोई हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको हम गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना टाइम उसको हम जितने टाइम के लिए करंट उसमें फ्लो होता रहता है उतना ज़्यादा क्या करता है, वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा या फिर जितने ज़्यादा टाइम के लिए उसमें से रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा वो हीट होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। वो क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को एटम्स को शेयर करेंगे, या फिर कह सकते हैं उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे एटम्स के साथ और अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर एंड आर एंड टी। तो स्टूडेंट जब हम इस तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है 1, जिसको हम डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास H जो है, H क्या है, हीट डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास H आया है ये क्या है, एनर्जी डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और आर स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसी फॉर्मूले को कुछ अलग अदर फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स, द पावर क्या होता है, पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्क कौन कर रहा है, इस केस में वर्क कर रहा है हमारे सेल या फिर बैटरी। और सेल या फिर बैटरी कितना वर्क करती है, इसके इक्वल वर्क करती है, H के इक्वल क्या कर रही है, वर्क कर रही है। जो कि जितना वर्क हमारी बैटरी कर रही है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है वो ये सर्किट क्या कर रहा है, या फिर वो ये रजिस्टर क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उतनी ही एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो स्टूडेंट हम इसी पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है वो किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। यानी जितना वर्क हमारा ये सेल कर रहा है उतनी एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, या फिर उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रजिस्टर के द्वारा कंज्यूम की जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पावर का जो फॉर्मूला होगा, वर्क अपॉन में टाइम, जो हम पढ़ते थे, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम per unit time. तो student if we put the value of H from this equation, then the power will be H by T I square R by T, T से T कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है I स्केयर R। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास पावर का एक ये फॉर्मूला हुआ, यहाँ पर पावर का और भी हम फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो स्टूडेंट ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I की यहाँ पर हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं V बाई R। तो ये I की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो पावर विल बी
वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो आर से आर एक कैंसिल हुआ तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया आई वी स्क्वायर बाई आर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, पावर का एक ये फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो स्टूडेंट किस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। अगर हम इसी फॉर्मूले से जो हमने यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज़ किया था, यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो R विल बी इक्वल टू V बाई आई एंड पुट द वैल्यू ऑफ R इन दिस इक्वेशन, देन द पावर विल बी इक्वल टू, R की जगह हम V बाई आई यूज़ करेंगे तो I से I कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला हो गया V इंटू आई। स्टूडेंट एक ये फॉर्मूला हुआ पावर का, एक हम यूज़ कर चुके हैं वी स्क्वायर बाई आर, एक हमने यूज़ किया था आई स्क्वायर आर, एक हम ये भी यूज़ कर सकते हैं हीट बाई टाइम या फिर वर्क अपॉन में टाइम। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे पास क्या हुए, पावर के फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या करने हैं, इन पावर के फॉर्मूले का यूज़ करके हमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इन पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट ऑफ पावर भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि पावर द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने 9th क्लास में इसको डिफाइन किया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट हम जो यूनिट ऑफ पावर वाट है, इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की फॉर्म में था है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन करने के लिए इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं, मान लीजिए एक हमने सर्किट लिया जिसमें क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो 1 वोल्ट अप्लाई किया, और जो हमने करंट वहाँ पर हमें मिला, मान लीजिए उस सर्किट में क्या हुआ 1 एम्पेयर। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन द पावर विल बी वोल्ट टू इंटू 1 एम्पियर एंड 1 इंटू 1 इट विल बी 1 वाट। तो स्टूडेंट 1 वोल्ट एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 वाट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पावर 1 वाट है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि अगर सर्किट में 1 एम्पियर करंट गया और वहाँ पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे कितनी पावर कंज्यूम हुई होगी, 1 वाट। तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड, इट इज़ द पावर consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference ऑफ 1 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। स्टूडेंट्स जो वाट है, जो कि पावर ऑफ यूनिट है, ये एक स्मॉल यूनिट होती है, तो इसको प्रैक्टिकली हम वाट को यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जो बड़ी यूनिट्स होती हैं पावर की, उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यूनिट है किलो वाट। किलो वाट का मीनिंग होता है जैसे कि 1000। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वाट की जगह किसको यूज़ करते हैं, किलोवाट का यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ कर लेते हैं मेगावाट का। मेगा का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10⁻6 वाट। स्टूडेंट हम इसका भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एक और हमारे पास है जिसको हम HP या फिर हॉर्स
पावर जिसको बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है 746 वाट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो लार्ज यूनिट हैं फॉर पावर, जो कि हम वाट की बजाय जगह हम किलोवाट, मेगावाट या फिर एचपी का यूज़ करते हैं। एचपी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स हॉर्स पावर। स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला है होता है वर्क अपॉन में टाइम। यहाँ से हम वर्क को एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको हम यूनिट की फॉर्म में लिखें तो जो पावर की वर्क की यूनिट होती है जूल, पावर की यूनिट होती है वोल्ट, पावर की यूनिट होती है वाट, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका है जूल को डिफाइन करने का, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि जूल है, यहाँ पर हम एक और यूनिट हम हम बना सकते हैं एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ वाट एंड सेकंड, या फिर कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं किलोवाट आर। तो इसको अगर हमें 1 किलोवाट आर को डिफाइन करना है तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 किलो का मीनिंग हुआ 1000 वाट, और आर का मीनिंग हुआ, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 3600 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट इसको अगर हम करते हैं तो ये हुआ हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वैल्यू आई, और इसको हम लिख सकते हैं लगभग 3.6 इंटू 10⁻⁶, यानी ये हुआ हमारा 36 लाख वाट सेकंड। तो वाट सेकंड का मीनिंग हमें पता है जूल होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आया है जूल को 1 किलोवाट आर या फिर 1 किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करने का, और ये हमारे पास एक अनदर यूनिट है जो कि वर्क की ही यूनिट है। इसका मीनिंग है कि 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी, यानी 1 किलोवाट आर का मीनिंग है 36 लाख जूल ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि जूल हमारे पास एक स्मॉल यूनिट होती है, तो कमर्शियली हम जूल की जगह हम किलोवाट आर का यूज़ करते हैं। इसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और जनरली हम 1 किलोवाट एनर्जी, यानी इस एनर्जी को 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट ये 1 यूनिट, ये वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिक मीटर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक महीने में 500 यूनिट एनर्जी क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रिक मीटर ने रीड किया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यूनिट का मीनिंग होता है ये, यानी 500 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। यानी आपके जो इलेक्ट्रिक मीटर ने एक महीने में इतनी एनर्जी क्या की है, रीड की है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक महीने में आपने इतनी एनर्जी को क्या किया है, यूज़ किया है, जिसको हम सिंपल यूनिट बोलते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट वो क्या है हमारा 1 किलोवाट आर ही होता है।